अब देखो नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कोई भी आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम का अगर आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है तो उसके इम्पल्स रेस्पॉन्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं। देखो भाई, यहाँ पर मान लो कि मेरे पास कोई एक LTI सिस्टम है। इस LTI सिस्टम को मैं कुछ इनपुट देता हूँ x ऑफ t, और इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट मुझे मिलता है y ऑफ t। कुछ भी मैंने इसको इनपुट दिया और इनपुट देने पर मुझे इसका जो आउटपुट मिला वो कितना मिला, y ऑफ t। अब अगर हम इनपुट, देखो दो चीज़ें होती है यहाँ पर, एक तो होती है टाइम डोमेन के अंदर और एक होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है, वो होती है ट्रांसफ़र फंक्शन। ये ट्रांसफ़र फंक्शन रिप्रेजेंट होता है h ऑफ s से, और ये बराबर होगा y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s। अगर इस ट्रांसफ़र फंक्शन से आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स पता करना है या उसको कैलकुलेट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसफ़र फंक्शन h ऑफ s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लेना पड़ता है। ये काम हम जनरली करते हैं, इसका हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर हमें एक टाइम का फंक्शन मिलेगा h ऑफ t, जिसे हम क्या बोल देंगे, इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स हम बोल देंगे। या फिर देखो, अगर आप टाइम के फंक्शन के तौर पर अगर बात करो या टाइम डोमेन में अगर हम बात करें तो टाइम डोमेन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो इनपुट दिया जाता है सिस्टम को, वो सिस्टम का इनपुट आपके पास एक इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है, एक इम्पल्स फंक्शन होता है। एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि अगर हम अपने सिस्टम को एक इनपुट जो दिया जाएगा उसको, अगर वो एक इम्पल्स हम उसको एज एन इनपुट देंगे तो इम्पल्स इनपुट में लेने पर वो किस तरह का रेस्पॉन्स दिखाएगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन आपको दे दिया गया, कुछ भी आपको फंक्शन दे दिया गया, उस फंक्शन को अगर आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स उस फंक्शन का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस फंक्शन का इम्पल्स रेस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए देखो, या तो हम क्या करें कि जो भी आपको सिस्टम का आउटपुट दिया गया है उस आउटपुट का आप डेरिवेशन करो, और आउटपुट का डेरिवेशन करने पर मान लो आपके पास आउटपुट है y ऑफ t, तो इस आउटपुट का आप डेरिवेशन करो, यानी dy ऑफ t डिवाइडेड बाई dt आप कैलकुलेट करो, और ऐसा करने पर आपको h ऑफ t मिल जाएगा। ये तो हम करते हैं जनरली टाइम डोमेन के अंदर। लेकिन लाप्लास के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंट काम करेंगे कि जो आपको आउटपुट दिया जाता है y ऑफ t, उस आउटपुट का आप क्या पता कर लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s पता कर लो। अब बात आती है यहाँ पर इनपुट की, तो जो इनपुट हम यहाँ पर देंगे वो इनपुट हम देते हैं एक यूनिट स्टेप इनपुट, यानी u ऑफ t। अब आप क्या करोगे, इस यूनिट स्टेप का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लो। इन दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जब आप रेशो लेंगे तो आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन मिलेगा, और उस ट्रांसफ़र फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर हमें अपने सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हमें अपने सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल जाएगा जब हम उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो ये दो काम हमें करने होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, दोनों मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मान लो आपको y ऑफ t दिया गया है 0.5 1 माइनस e की पावर माइनस 2t इंटू यू ऑफ t। अब आपसे यहाँ पे बोला है कैलकुलेट सिस्टम इम्पल्स रेस्पॉन्स। जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम का आप इम्पल्स रेस्पॉन्स कैलकुलेट करें। देखो अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले मेथड की तरफ चलता हूँ। हमें पता है कि जो h ऑफ t होता है वो बराबर होता है dy ऑफ t डिवाइडेड बाई dt के। तो इसको हम क्या लिख देंगे, h ऑफ t बराबर होगा 0.5 d बाई dt 1 माइनस
ई की पावर -2t इंटू यू टी, और इसका आप पूरे के पूरे का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन करते हो। देखो ये वैसा ही है ना कि ये x है और ये y है, दो अलग अलग फंक्शन है आपके पास, और जब आप दो अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या करते हो, पहले आप एक को कांस्टेंट कर दोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर आप दूसरे को कांस्टेंट करके पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हो। यही तो हम करते हैं। तो ये आपको मिलेगा, देखो पहले मैं x को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो 1 माइनस ई की पावर -2t, u ऑफ t का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो u ऑफ t का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, u ऑफ t आपका क्या है, एक स्टेप फंक्शन है, और जब भी हम किसी स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, एक इम्पल्स फंक्शन, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा डेल ऑफ t। अगली बार क्या किया जाएगा कि इस u ऑफ t को कांस्टेंट रख दो और इस x का आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, e की पावर -2t का क्या हो जाएगा, 2e की पावर -2t, तो ये आपका बनेगा 2e की पावर -2t इंटू u ऑफ t। क्लियर। आगे देखो ये है 0.5। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, कोई एक फंक्शन है f ऑफ t, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इम्पल्स के साथ। कोई एक आपका एक फंक्शन है f ऑफ t, उस f ऑफ t फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, इम्पल्स के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखो ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब भी किसी फंक्शन को इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो इम्पल्स की जो वैल्यू है, यानी अगर इम्पल्स में t माइनस t1 लिखा है तो हम उस t1 को उस f ऑफ t में पुट कर दें, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी है तो सही हमारे पास कि f ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस t1 किसके बराबर होता है, f ऑफ t1 के। अब मान लो यहाँ पर t1 है ही नहीं, t1 0 है, मतलब f ऑफ t इंटू डेल ऑफ t अगर लिखा है तो ये किसके बराबर होगा, f ऑफ 0 के बराबर होगा। यानी इस वाले फंक्शन में आप क्या करो, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 1 माइनस ई की पावर 0 प्लस 2e की पावर -2t इंटू यू ऑफ टी। तो ये तो आपका क्या बनेगा, 1 माइनस ई की पावर 0, यानी ये तो देखो 0 बन जाएगा क्योंकि ये भी आपका 1 है और ये 1 है तो 0 बन जाएगा। तो 0.5 इंटू 2e की पावर -2t यू ऑफ टी, तो ये आपको मिलेगा e की पावर -2t इंटू यू ऑफ टी। यानी जो आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स मिला h ऑफ t वो किसके बराबर मिला, e की पावर -2t इंटू यू टी के। ये तो देखो हुआ पहला मेथड जिसके बारे में मैंने बात की थी। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में हम यहाँ पे बात करेंगे बाय यूजिंग लाप्लास। लाप्लास का इस्तेमाल करके किस तरह से आप इम्पल्स रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो y ऑफ t हमें दे रखा है, ये चीज़ आपके कंट्रोल सिस्टम में बहुत काम आती है, वहाँ पे हम c ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं इनको, है ना, बहुत काम आती है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो y ऑफ t हमें दे रखा है 0.5 1 माइनस e की पावर -2t इंटू यू ऑफ टी के बराबर आपको दे दिया। अब मैं क्या मान लूँ कि जो इनपुट है मेरा, उस इनपुट u ऑफ t को इनपुट में क्या मान लूँ, अपना u ऑफ t में इनपुट मान लूँ, यानी x ऑफ t को मैंने इनपुट का इसका इनपुट को मैंने x ऑफ t से रिप्रेजेंट किया, उसको हमने बोल दिया बराबर u ऑफ t के। तो जो x ऑफ s होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/s के। यहाँ से अगर हम y ऑफ s कैलकुलेट करें तो y ऑफ s क्या बनेगा, देखो 0.5, या यहीं से देखो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अगर खोल के लिखूँ तो ये बनेगा 0.5 u ऑफ t माइनस ई की पावर -2t इंटू यू टी, ये बना। तो 0.5 तो है, u ऑफ t का क्या होगा 1/s, और इसका क्या होगा -1/s प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो रही है ना, e की पावर -2 से 2t से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो सॉल्व करो, ये होगा आपके पास 0.5 s प्लस 2 माइनस s अपॉन s इंटू s प्लस 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 0.5 इंटू 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1/s इंटू s प्लस 2 आपको मिला। अब ध्यान से समझना, इस y ऑफ s की जो वैल्यू हमें मिली है वो क्या मिली है, 1/s और s प्लस 2 के बराबर।
यहाँ पर मैं इस y ऑफ s को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ 1/s डिवाइडेड बाई s प्लस 2 के बराबर। कॉन्सेंट्रेट करो इस 1/s पर, ये क्या है, x ऑफ s है। तो ये जो y ऑफ s हुआ ये किसके बराबर हुआ, x ऑफ s डिवाइडेड बाई s प्लस 2 के बराबर, यानी y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s आपको क्या मिला, 1/s प्लस 2। और ये क्या बोल दूंगा मैं, इक्वल टू h ऑफ s, क्योंकि यही हमने देखा था h ऑफ s किसके बराबर होता है, y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s के। अब क्या करो भाई, बहुत इजी काम है हमारे लिए, इसका आप इनवर्स लाप्लास निकालो। इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो h ऑफ t का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, h ऑफ s का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, h ऑफ t, और इसका क्या हो जाएगा, e की पावर -2t इंटू ut। तो देखो दोनों मेथड से आपको जो आंसर मिला वो आंसर आपको बराबर मिला। कन्वेंशनल मेथड से गए हम तब भी हमें वही आंसर मिला, और अगर लाप्लास वाले मेथड से गए तब भी हमें लाप्लास वाले मेथड से वही आंसर मिला। तो दोनों मेथड से मिलने वाला आंसर आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई एक मेथड में सजेस्ट आपको करना चाहूँ तो मैं आपको लाप्लास वाला मेथड सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इस मेथड में एरर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको पता है कि जहां पर 1/s है उसको बस अलग कर लो, उसको x ऑफ s का नाम दे दो, और y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s करके, और सिंपली आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है। चलिए अब एक फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं हम इस चैप्टर के। देखो दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक तो हमने देखा था बाइलैटरल लाप्लास, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एक और हमने देखा था यहाँ पर यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये दो चीजें हमने देखी थी। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, ताकि देखो बाइलैटरल की तो हमें अच्छे से नॉलेज है, लेकिन यूनिलैटरल की भी थोड़ी हमें बेटर नॉलेज हो जाएगी, तो यूनिलैटरल भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो फर्क बस इतना सा था बाइलैटरल और यूनिलैटरल के अंदर, कि जहां पर आपका बाइलैटरल -∞ से इन्फिनिटी तक के एरिया को कवर करता था, बाइलैटरल क्या करता था, -∞ से इन्फिनिटी तक के एरिया को कवर करता था, लेकिन ये आपका क्या करता है, यूनिलैटरल 0 से लेके इन्फिनिटी तक के एरिया को कवर करता है। बाकी दोनों के दोनों एक जैसे है, कोई खास अंतर दोनों में है नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, x ऑफ t हमें दे दिया गया है e की पावर -5t इंटू ut के बराबर। अब आपको निकालना है इसका बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बाइलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देखो पहली बात तो u ऑफ t है, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट की यहाँ पे बात हुई। अच्छा यहाँ पे एक बात आप समझ लो कि आपके पास मान लो u ऑफ t आया, u ऑफ t के बारे में हमें पता है कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की बात होती है। तो कहीं भी अगर आपको अपनी लिमिट्स 0 से लेकर इनफाइनाइट दी रखी हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर लिमिट 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो, तो उसमें आपको समझ जाना है कि इसके लिए यूनिलैटरल और बाइलैटरल बराबर है। ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, अगर इस तरह के आपके पास हो तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल वहाँ पे बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो चलिए इसके लिए देखते हैं यहाँ पर कि बाइलैटरल तो क्या होगा भाई, x ऑफ s अगर मैं निकालूँ तो कितना मिलेगा, 1/s प्लस 5 के बराबर आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर यूनिलैटरल की बात की जाए तो यूनिलैटरल में देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिग्नल इज 0 फॉर x t लेस देन 0, क्योंकि t लेस देन 0 पर u ऑफ t किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो t लेस देन 0 पर आपका सिग्नल लेस देन 0 है, सिग्नल इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि यूनिलैटरल और बाइलैटरल यहाँ पर दोनों आपके बराबर होंगे, यानी ये वैल्यू भी आपको 1/s प्लस 5 के बराबर मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, 1/s प्लस 5 के बराबर ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल अब आपको यहाँ पे दे दिया x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर -3t प्लस 1 u ऑफ t प्लस 1। इसके लिए देखो बाइलैटरल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो बाइलैटरल तो देखो क्या होगा, u ऑफ t प्लस 1 है, ठीक है, यहाँ भी t प्लस 1 है और यहाँ भी t प्लस 1 है।
और इधर क्या है, e की पावर -3 है। तो देखो e की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, ये 1/s+3 और इस t+1 की जगह से क्या आ जाएगा, e की पावर s यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो इसका हुआ बायलैटरल। अब बात करते हैं हम इसके यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि भाई यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा। तो ये होगा x(s) इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी x(t) e की पावर -st इंटू dt। ठीक है, e की पावर -st इंटू dt। चलो पुट कर दो, 0 से लेके इन्फिनिटी x(t) कितना है, e की पावर -3t+1 e की पावर -st इंटू dt के बराबर x(t) हमने पुट कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि u(t+1) इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t ग्रेटर देन 0। ये हमें पता है तो हमने ये पुट कर दिया। आगे देखो, 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -3t मल्टीप्लाई विद e की पावर -3 मल्टीप्लाई विद e की पावर -st और यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये देखो e की पावर -3 तो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं बाहर ले लूँ। ये है आपके 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -3t e की पावर -st इंटू dt। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर देखो ये e की पावर -3 तो एज इट इज़ रहेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -3t इंटू e की पावर -st, तो ये आपका बनेगा s+3 1/s+3 बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर -3 डिवाइडेड बाई s+3 आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपके पास इस तरह का दे रखा है कि x(t) इज इक्वल टू u(-t+1). इसके लिए आपको दोनों कैलकुलेट करने हैं, बाइलीनियर और यूनिलैटरल और बाइलैटरल, जो भी हो दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बाइलैटरल की अगर मैं बात करूँ तो BLT किसके बराबर है, यहाँ पे हमें देखो x(t) कितना दे रखा है, u(-t+1) के बराबर हमें ये u(t) दे रखा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है। चलो देखते हैं, u(t) का अगर हम देखें तो u(t) का कितना होता है, 1/s के बराबर होगा। तो u(-t) का किसके बराबर होगा, u(t) का बराबर होगा माइनस के 1/s के। और u(-t+1) का किसके बराबर होगा, -1/s e की पावर -s के। किसके बराबर होगा, -1/s e की पावर -s के बराबर होगा। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई बायलैटरल में जब भी हम करेंगे तो बायलैटरल में हमें करने पर ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, देखो एक्चुअली मैंने इसको ऐसा लिखा है u(-t-1) करके मैंने इसको लिखा, तो इसलिए यहाँ पर e की पावर -s आया है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिलैटरल के केस में, कि यूनिलैटरल के केस में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। x(s) क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी x(t) e की पावर -st इंटू dt के बराबर होगा। देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, 1 वैल्यू होगी। और इसकी जो लिमिट है वो भी क्या पुट कर दूँ, चलो मैं 0 से 1 तक मैं इसकी लिमिट पुट कर दूँ और इसकी वैल्यू को मैंने 1 बोल दिया, तो ये जाएगा e की पावर -st इंटू dt के बराबर। आगे देखिए ये कितना मिलेगा आपको, ये हमें मिलेगा -1/s e की पावर -st और ये होगा आपका 0 से लेके 1। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा e की पावर -s-1 डिवाइडेड बाई -s, आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। तो ये हमें इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। देखो ये मैंने लिमिट 0 से 1 क्यों पुट की, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि देखो ये जो हमें दे रखा है ना u की पावर -t+1, इसका देखो क्या होगा, u की पावर -t+1 का अगर हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे तो देखो ग्राफ क्या बनेगा। देखो u की पावर t का जो ग्राफ होता है वो u की पावर t का ग्राफ आपको कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब हमें बनाना है u की पावर -t+1। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है।
तो सबसे पहले अगर देखो +1 है यानी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, नीचे मैं बना देता हूँ, +1 है यानी क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपको किसका ग्राफ मिला, u⁻t+1 का। अब आपको क्या करना है, इसका रिवर्सल करना है, क्योंकि t की जगह जब आप -t पुट करेंगे तो क्या होगा, रिवर्सल इसका होगा। तो जब रिवर्सल होगा तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन के आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन के आएगा। तो यहां पर देखो जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से 1, क्योंकि यूनिलैटरल आपका जाता है 0 से इनफाइनाइट, लेकिन 1 के आगे जो ये हमारा फंक्शन है, ये 1 के आगे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। 1 के आगे ये हमारा फंक्शन क्या है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। तो अगर 1 के आगे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं जो यहाँ पर लिमिट रखने वाला हूँ वो लिमिट क्या रखूँगा, मैं केवल और केवल 0 से 1 तक मैं यहाँ पे लिमिट रखूँगा। और जब हम 0 से 1 तक लिमिट रखेंगे तो जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इस 0 से 1 के बीच में ही होगा। इतनी बात समझ आती है। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया और फाइनली आंसर मिल गया हमको, क्या मिला, e⁻−s डिवाइडेड बाई -s। ये देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख दोगे u(t) - u(t−1) करके, इसको ऐसे भी लिख के आप वो भी कर सकते हो। तो वो बाकी चीज़ें तो आप यहाँ पे कर ही लोगे। तो ये था हमारा चैप्टर जो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किया। देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सारी की जो भी हमने अभी तक सिग्नल सिस्टम पढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज कोई चैप्टर रखता है, और वेटेज छोड़ो, अगर सबसे ज़्यादा यूज़ कहीं पर डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर अगर कोई टॉपिक आपका यूज़ आएगा तो वो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज़ आता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसका यूज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करूँ तो कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, नेटवर्क थ्योरी में इसका यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली तो देखो जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो लीनियरिटी हो, टाइम शिफ्टिंग होगी, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल अच्छे से वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आते हैं, गेट में भी आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक हमने स्पेशल कैटेगरी पढ़ी थी जिसके अंदर एक सिग्नल था, फिर थोड़ी दूर जाकर वैसा ही सिग्नल बना, मतलब एक ट्रेन सी बन रही है, ठीक है, वो ट्रायंगुलर वाला, वो स्क्वायर वाला, वो जो हमने क्वेश्चन किए थे, तो उस तरह के सवाल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। इनवर्स लाप्लास थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे ये काम आता है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ईजिली हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ चैप्टर जो था लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ और चैप्टर बचे हैं, जिनमें एक बड़ा चैप्टर है आपके पास जेड ट्रांसफॉर्म है। इसके अलावा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, जैसे अभी तक हम कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम पढ़े थे, वैसे एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हमारे पास होता है, वो हमारे पास है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम चैप्टर अब शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अभी हमने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम पढ़े, अब बात करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के बारे में।